गली मोहल्लों में तो खेलती हुई लड़कियां बहुत ही कम दिखेंगी। अगर 10 लड़के दिख रहे हैं तो शायद एक लड़की उस उम्र की दिखेगी। जैसे जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन तेजी पकड़ता जा रहा है, पता नहीं बेटियां कहाँ विलुप्त होती जा रही हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं भावनाओं पर बात करती हूँ और डाटा पर कम बात करती हूँ। मैं केस स्टडी तक जाती हूँ, मैं घरों में जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, मोहल्लों में जाती हूँ, अलग अलग शहरों में भी जाती हूँ और जहाँ भी जाती हूँ वहाँ कोशिश करती हूँ वहाँ के लोकल लोगों से मिलने की। और उस दौरान मैं जो पाती हूँ वह यह रहता है कि ज़्यादातर सेकेंडरी डाटा से प्राइमरी डाटा के बीच का जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि जब भी सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करें, साथ ही साथ उसको ट्रायंगुलेट करने के लिए प्राइमरी डाटा भी बहुत ज़रूरी है। पहला बेटा के बाद दूसरा बेटा तो कॉमन होता है। किसी ने तो मुझसे ये भी कहा, एक घर में क्या 4 टीवी अच्छा लगता है? यानी 4 बेटियां अच्छी लगती हैं, बेटी और टीवी में कोई अंतर नहीं है। मैंने भी उनसे कहा कि नहीं, एक घर में 4 टीवी तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या 4 फ्रिज अच्छा लगता है? कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी बेटियों के होते हुए भी आज के दिन भी फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत कॉमन है, फिटिसाइड बहुत कॉमन है। हाय एवरीवन, दिस पल्लवी वंस अगेन साइनिंग इन फ्रॉम तमन्ना वानी। उम्मीद है आप सबों ने अपने लिए जीना शुरू कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है कोई बात नहीं, आज अभी इसी वक्त से आइए एक मुहिम छेड़ते हैं, अपने लिए जिएंगे। कुछ पल तो उन लम्हों से चुराएंगे जो सिर्फ और सिर्फ मेरे हों, जिसमें मैं हूं और मेरा वजूद है, बाकी कोई नहीं। जैसा सब लोग जानते होंगे, नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन यानी कंजक बिठाने का रिवाज है। कंजक जहां पर 9 दुर्गा के रूप में 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है और साथ में एक लड़के को खिलाया जाता है, जिसे लांगुर बटुक भैरव माना जाता है। पिछले कुछ समय से इस कंजक बिठाने के दौरान जो मैं अपने आसपास या कुछ जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे जिनसे लोगों से बातचीत करके, लोगों के यहाँ जाकर जो मैं चीज़ महसूस कर रही हूँ, सभी एक बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। और वो परेशानी है, लड़कियां मिल ही नहीं रही हैं। तो लड़कियों की जगह 10 साल की उम्र तक के लड़कों को ही बिठा लिया जाता है। लड़कियों की कमी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो यह एक प्रश्न है जिससे दिमाग में आता है कि आखिर ये लड़कियां जा कहाँ रही हैं। गली मोहल्लों में तो आप खेलती हुई लड़कियां बहुत ही कम दिखेंगी। अगर 10 लड़के दिख रहे हैं तो शायद एक लड़की उस उम्र की दिखेगी। धीरे धीरे करके जैसे जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन तेजी पकड़ता जा रहा है, पता नहीं बेटियां कहाँ विलुप्त होती जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें चलती आ रही है, बहुत मुहिम चलाया जा रहा है जहां लड़कियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। एआई के जमाने में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी दुनिया चल रही है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लड़कियों को भी रिप्लेस कर रही है? कुछ लोग कहते हैं मैं भावनाओं पर बात करती हूँ और डाटा पर कम बात करती हूँ। मैं डाटा पर भी बात करती हूँ, लेकिन डाटा के साथ साथ जिन चीज़ों पे मैं ध्यान देना चाहती हूँ, सेकेंडरी डाटा तो बिल्कुल सही बात है कि उसके बिना कोई भी शोध, कोई भी निष्कर्ष निकाल पाना बिल्कुल असंभव है। लेकिन जब भी मैं सेकेंडरी डाटा देखती हूँ, उस डाटा के साथ साथ मैं कोशिश करती हूँ प्राइमरी डाटा ढूंढने की। उस प्राइमरी डाटा को ढूंढते ढूंढते मैं केस स्टडी तक जाती हूँ, मैं घरों में जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, मोहल्लों में जाती हूँ, अलग अलग शहरों में भी जाती हूँ और जहाँ भी जाती हूँ वहाँ कोशिश करती हूँ वहाँ के लोकल लोगों से मिलने की, वहाँ के लोकल जो भी उनका जो कल्चर है उनमें घुलने मिलने की, उनसे बातचीत करने की। और उस दौरान मैं जो पाती हूँ वह यह रहता है कि ज़्यादातर
सेकेंडरी डाटा से प्राइमरी डाटा के बीच का जो डिस्टेंस है वह बहुत अलग होता है, बहुत ज़्यादा होता है। दोनों डाटा में अंतर होता है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जो सर्वेज होती हैं सेकेंडरी डाटा वो सर्वे के दौरान होता है, और सर्वे में आपको कितना है यह ज़्यादा पता चलता है, क्यों है, किस लिए है, कैसे हुआ, इन चीज़ों पे बहुत ध्यान नहीं जाता। तो मुझे लगता है कि जब भी सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करें, साथ ही साथ उसको ट्रायंगुलेट करने के लिए प्राइमरी डाटा भी बहुत ज़रूरी है। और पिछले कुछ सालों से मैं कंजक में अलग अलग घरों में ज़रूर जाती हूँ। अब मैं 10 साल की नहीं हूँ, बुलाया जाए ना बुलाया जाए, हम रिसर्चर हैं, हम चले जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं जाना ज़रूर चाहती हूँ, मैं मिलती हूँ, मंदिरों में भी जाती हूँ, आसपास भी जाती हूँ, और हर जगह मैं इस दुख को पाती हूँ कि लड़कियां तो मिल ही नहीं रही हैं। अब कहाँ से 9 लड़की जुटाऊं? अभी कुछ समय पहले दैनिक भास्कर समाचार पत्र में एक झुंझुनू राजस्थान की एक खबर छपी थी, जहां एक नवजात शिशु को, बालिका को, खुद उसकी मां ने पानी में डुबाकर मार डाला, मात्र 17 दिन की उम्र में, क्योंकि वह दूसरी बेटी थी। अब जरा सोचिए, आप एक छोटी सी पेंटिंग बनाते हैं, आप एक छोटी सी 4 लाइन की कविता लिख देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, एक खाना ही बना लेते हैं। क्या कभी मन करता है कि उस बनाए हुए खाने को उठा के फेंक दें? कंपैरिजन बहुत अजीब है ना, लेकिन क्या करूं, लड़कियों का कंपैरिजन कुछ इसी तरह से होता है, तो मैं भी इसी तरह से करने लगी हूं। अपनी बनाई कृति को फाड़ कर फेंक देना, उसे नष्ट होते देख लेना, कौन चाहेगा? कोई नहीं कर सकते। कोशिश करके देखिएगा, ट्राई करिएगा। आपकी लाई हुई कोई भी पसंदीदा चीज हो, सिर्फ उसे ही फाड़ के देख लीजिए, उसे ही फेंक के देख लीजिए, कैसा लगता है। तो जरा सोचिए कि जब उस मां ने अपनी ही बच्ची को मार डाला होगा, अगर ऐसा किया हो तो, अभी केस चल रहा है, तो क्या बीत रही होगी उस मां पर, कैसी होगी उसकी मानसिक स्थिति। अगर उनसे मारना ही होता तो उस 9 महीने के दौरान वो नहीं मार दी होती। 17 दिन, जन्म होने के बाद 9 महीने 17 दिन उन्होंने इंतजार किया। 9 महीने उन्होंने किसका इंतजार किया? बच्चे या बच्ची के होने का। थोड़ा उस बैकग्राउंड पे स्टडी करिए। सेकेंडरी डाटा तो ये कह रहा है कि उस मां ने मार दिया, थोड़ा बैकग्राउंड पे स्टडी करिए। मारना होता तो पहली बेटी को क्यों नहीं मारती? क्या हुआ होगा उनके, उस मां के साथ, क्या बीती होगी उस पर, उस 9 महीने के दौरान क्या हुआ होगा। अपने रिसर्च के दौरान या आज भी जब मैं रिसर्च के दौरान जाती हूँ, फ्रीलांसिंग की तरह मैं जब जाती हूँ अलग अलग जगहों पे और मिलती हूँ लोगों से, उसी दौरान कुछ बातचीत हुई थी। एक आध से मैं आपको बताना चाहूंगी। एक माँ ने कहा कि जब मुझे तीसरी बेटी हो गई तो मैं ऑपरेशन के बाद, सिजेरियन ऑपरेशन से तीसरी बेटी, तो मैं ऑपरेशन के बाद जब रूम में आई तो मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन कर दें। डॉक्टर ऑलमोस्ट तैयार थे, लेकिन उसी वक्त मेरे पति भी वहां खड़े थे। मेरे पति जो बहुत सीधे लगते हैं देखने में, और इत्तेफाक से मैं उनके पति से भी मिल चुकी हूँ, जो सामने से बहुत सौम्य हैं, लेकिन डॉक्टर जैसे ही चले गए और मैं रूम में अकेली थी, मेरे पति मेरा गला दबाने लगे, मेरे मुंह पर तकिया रखने लगे और बोले, बहुत ही एब्यूजिव लैंग्वेज में उन्होंने कहा, ऑपरेशन कराएगी तू? बार बार बेटी जन्म देती है और ऑपरेशन कराएगी? बेटा नहीं पैदा कर सकती? जब तक बेटा नहीं होगा ऑपरेशन नहीं होगा। एआई का जमाना है और हम मामूली बायोलॉजिकल जो थ्योरीज हैं वो भी नहीं जानते। हमें इतना भी नहीं समझ में आता कि लड़की होने में या लड़का होने में जो फीमेल्स हैं वो कहां तक जिम्मेवार हैं। दिल पे हाथ रखकर कहिएगा,
क्या आप बेटी चाहते थे? अगर चाहते थे तो पहली बेटी के बाद दूसरी क्यों? क्या एक बच्चा काफी नहीं या एक बच्ची काफी नहीं? पहला बेटा के बाद दूसरा बेटा तो कॉमन होता है। किसी ने तो मुझसे ये भी कहा, एक घर में क्या 4 टीवी अच्छा लगता है? यानी 4 बेटियां अच्छी लगती हैं, बेटी और टीवी में कोई अंतर नहीं है। मैंने भी उनसे कहा कि नहीं, एक घर में 4 टीवी तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या 4 फ्रिज अच्छा लगता है? मैं छोटी थी, एक के घर में गई और वहां मैंने देखा कि नीरव सन्नाटा छाया हुआ है। बाहर कोई रो रहा है, अंदर कोई रो रहा है। मैं बहुत छोटी थी, मैं अपने घर वालों के साथ गई थी, सब रो रहे हैं। हमें लगा शायद कुछ हो गया है, कुछ अनहोनी घट गई है। अंदर जाकर पता चला उनके घर में चौथी बेटी हो गई है। मैं आपको कहानी नहीं सुना रही, यह सभी रियल इंसिडेंट है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी बेटियों के होते हुए भी आज के दिन भी फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत कॉमन है, फिटिसाइड बहुत कॉमन है। लोग जांच जरूर करवाते हैं, बेटा है या बेटी है, अगर दूसरा होने वाला है तो बेटा है या बेटी है। पैसे देकर या बहुत सारे तरीके से पता नहीं कैसे पता चलता है कि बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है, और बहुत बार बेटी हो रही है यह सोचकर एबॉर्शन करवा देते हैं और पता चलता है बेटा है। ऐसे भी केस हुए हैं। सर्वे से तो, पॉपुलेशन सर्वे से तो यह पता चलता है कि एक घर में कितने बच्चे हैं, लेकिन जब मैं वहां पे जाती हूँ तब पता चलता है कि अक्सर 6 लड़की के बाद एक लड़का हुआ है, 5 लड़की के बाद एक लड़का हुआ है, या पहला लड़का है तो अगली 5 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं उसके बाद लड़का हुआ है। बड़ी अजीब सी चीज है, बड़ी अजीब सी विडंबना है। लड़की थोड़ी बड़ी होती है, और अभी एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ है। एक 10 साल की लड़की का रेप करके मर्डर कर दिया गया झारखंड के एक इलाके में। अब आमतौर पे मशाल जुलूस निकलेगा, जैसे निकलता था आमतौर पर, इस पे राजनीति हो रही है। लेकिन जरा सोचे, समाज कहां जा रहा है और कब बदल रहा है। एक निर्भया कांड हुआ और लोगों को लगा कि सारी परेशानी दूर हो गई, अब कोई बलात्कार जैसा कंडीशन नहीं होगा, लेकिन होते चला जा रहा है। रोज हो रहा है, हर घर में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, और हमें पता नहीं चल रहा है। अभी हमारे बिहार में वंशावली बनाने का बहुत तेजी से जोर पकड़ा हुआ है, वंशावली बन रहा है। उस वंशावली में यह भी एक कानून है कि लड़कियों को भी हिस्सा मिलेगा। ज्यादातर मैं जिससे भी सुन रही हूं वो यही चाह रहे हैं कि घर की जो बेटियां हैं वो लिख कर दे दें कि उन्हें अपना हिस्सा नहीं चाहिए। सच में बेटियों के जन्म होने से फायदा क्या है? कितना प्रपोर्शन है गर्ल्स के सफल होने का, बॉयज के सफल होने का? कितना स्ट्रगल है लड़कियों के लिए? मैं उस माँ के बारे में सोच रही थी जिसके बारे में यह न्यूज छपा है कि उसने अपनी बेटी को मार डाला। शायद वो अपने आप को देख के भी मार डाली होगी। कितना टॉर्चर है एक महिला के लिए जब वह बच्चा जन्म दे रही है। बेटा होगा कि बेटी होगी, बेटा होगा कि बेटी होगी। भाई 9 महीना पेट में रखे हम, सारा उल्टी हो रहा है, मुझे खाने का मन मेरा नहीं कर रहा है, बॉडी जो है वो पूरी तरह से मेरा बेढब हो जा रहा है। मर्दों का नहीं होता, मेरे पूरा शरीर जो है वो बेढब हो जा रहा है। मैं मोटी हो गई, कहाँ मैं बहुत स्लिम थी, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे आंख की रोशनी कम हो रही है, मेरे शक्ल में झुर्रियां आ रही हैं असमय, मैं असहनीय पीड़ा से गुजर रही हूं। कभी प्रसव पीड़ा से किसी को गुजरते देखा है आपने? नहीं देखा तो देख लीजिएगा। मेरा सिजेरियन ऑपरेशन हो रहा है, शादी के पहले तो एक घाव भी नहीं कटवाया गया था, आज मेरा सिजेरियन ऑपरेशन हो रहा है, मैं बिस्तर पे पड़ी हूं, सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, और साथ ही साथ मुझे बार बार यह दबाव दिया जा रहा है बेटा होगा कि बेटी, बेटी होगी तो घर से निकाल देंगे, इस बार बेटी जन्म नहीं देना। ये एक की तो बेटी को सेरेमनी के साथ गोद दिलवा दिया गया, दूसरी बेटी को, इसलिए क्योंकि
उसे कहा गया कि अपनी माँ का अक्षत लेके आइए, माँ का अक्षत, क्योंकि माँ लगातार बेटियों को जन्म दे रही थी, उसके बाद बेटा हुआ था, फाइनली सक्सेसफुल बेटा हो गया था। मैं बेटों के खिलाफ नहीं हूं, मैं लड़कों के खिलाफ नहीं हूं, मैं समाज के इस मानसिकता के खिलाफ हूं। समाज में यह जो मानसिकता है बेटा बेटी क्यों है? एक तरफ हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े फेमिनिस्ट को देखा है कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं बाहर में, मंच पे हर दिन महिला दिवस जब मनता है 8 मार्च को, तो भाई बाढ़ आ जाती है। कोई त्योहार हुआ, कुछ भी हुआ, बहुत बड़ा बड़ा फेमिनिज्म का बात करते हैं। कुछ पुरुषों को तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वो अपने घर में मदद करते हैं अपनी पत्नियों की, अपनी बेटियों की, अपनी बेटियों को पढ़ने की इजाजत देते हैं, अपनी बेटियों को लड़कों से मिलने की इजाजत होती है, उनके लड़के दोस्त उनके घर आ सकते हैं, ये इजाजत होती है, उनकी बेटियां बाहर जाकर घूम सकती हैं, इजाजत देते हैं वो। ये जो शब्द है ना, इजाजत देना, यहीं से शुरुआत हो जाती है पैट्रियार्की की, पितृसत्ता की। क्यों देते हैं आप इजाजत? जो मेरा हक है उसका इजाजत दिया जाता है। अभी जो वंशावली बन रहा है उसके दौरान तो कभी कभी हंसी आती है जब मैं देखती हूं कि हर इंसान अभी तक जो मेरे प्राइमरी डाटा मैंने कलेक्ट किया है, मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो वो ये नहीं चाहता कि लड़कियां लिख के दे दें, और जिनके अंदर से मन में ये चाहत नहीं हो रही है कि लड़कियां लिख के दे दें कि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए। फिर ये भी कहा जाता है दहेज तो दिया था। क्यों दिया था दहेज? आपने कोर्ट मैरिज नहीं करा सकते थे? पता नहीं, कुछ अजीब सी चीज लगती है। कभी कभी लगता है अंदर से, जब ये सारी चीजें मैं बोलती हूँ ना, तो मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। मैं बहुत चीजें बोल नहीं पाती, व्यक्त ही नहीं कर पाती। शायद ये मेरी कमजोरी है। तो जरा सोचिए और थोड़ा संभलिए। अगर अभी से भी आप संभल जाएंगी तो अगले दशहरे तक नवरात्र में कंजक बिठाने के लिए लड़कियां मिलने लगेंगी। शायद कुछ लड़कियां बच जाएंगी, क्योंकि लड़का हो या लड़की हो, 9 महीने दोनों पेट में रहते हैं, प्रसव पीड़ा बराबर होती है, उनके जन्म होने का तरीका सेम रहता है। वो जब जन्म लेती हैं तो अबोध रहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या थर्ड जेंडर हो, सब ऐसे ही रहते हैं। उन्हें पता नहीं होता वो लड़की है लड़का है, उन्हें फ्रॉक पहनना है कि पैंट शर्ट पहनना है, उन्हें खाना बनाना है कि बाहर का काम करना है या पढ़ाई करना है, सब हम ही बता देते हैं। मत बताइए। कुछ तो खुद से लोगों को बढ़ने दीजिए, खुद से बच्चों को बढ़ने दीजिए। एक बहुत बड़ी समस्या जो है वह है दहेज, लड़कियों की शादी। जहां लड़की का जन्म हुआ नहीं कि माथा पर बोझ लेकर बैठ जाते हैं पेरेंट्स, और इसे मैं पेरेंट्स की नहीं पूरे समाज की गलती कहूंगी। ये भगवान, दूसरी लड़की हो गई, अब कहां से दहेज लाऊंगा, कहां से दहेज लाऊंगी। और आजकल तो फैशन चल गया है डेस्टिनेशन वेडिंग का, करोड़ों खर्च किया जा रहा है। और अफसोस की बात है कि लड़कियां भी यह चाह रही हैं कि मुझे पैसा मिले, दहेज मिले, मेरा डेस्टिनेशन वेडिंग हो, किसी के पर मैं आश्रित रहूं। लड़कियों, अगर जीना है तो आश्रित होना छोड़ दीजिए। सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपने अंदर जो है उस छिपे हुए इंसान को पहचानो। खुद पैसा कमाओ, खुद अपने पैर पे खड़े हो, खुद सक्षम बनो, पैरासाइट बनना छोड़ दो। शादी ब्याह जिंदगी का एक हिस्सा है। जिस तरह 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसी तरह शादी हो जाती है। जरूरी नहीं कि शादी को पूरी तरह जिंदगी बना लिया जाए।
और यह जो लव मैरिज की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, मुझे वह देखकर भी बड़ा अफसोस होता है। मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन प्यार में पड़ी हुई उन पैरासाइट लड़कियों के खिलाफ हूं जो हर वक्त यह चाहती हैं कि जो भी हो मेरा बॉयफ्रेंड कर दे। और शायद इन्हीं सब डर की वजह से और भी तेजी से लड़कियां खत्म हो रही हैं। समाज किस ओर जा रहा है? एआई की ओर जा रहा है या फीमेल फेटिसाइड की ओर जा रहा है? यह देखने के लिए सेकेंडरी डाटा के साथ बहुत जरूरी है थोड़ा सा प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना, थोड़ा सा अपने आसपास देखना और यह कहना मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं। बार बार खुद को स्त्रीवादी ना कहें, खुद को फेमिनिस्ट ना कहें, कहें आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, आई प्रैक्टिस फेमिनिज्म। फेमिनिज्म को प्रैक्टिस करिए, अपने जीवन में लाइए। बार बार यह ना कहिए मैं बहुत स्त्रीवादी हूं, मैं इजाजत दे रहा हूं, मैं इजाजत दे रही हूं, मैं यह कर रही हूं, मैं मदद कर रही हूं। इस मदद शब्द में जो पितृसत्ता छुपी हुई है ना, उससे बड़ा वो छिपी हुई पितृसत्ता कुछ नहीं है। वहीं से शुरुआत हो जाती है हिंसा की, वहीं से शुरुआत हो जाती है उन अरमानों को तोड़ने की, जिन अरमानों के साथ कोई भी लड़की बड़ी होना चाहती है, जिन अरमानों के साथ कोई लड़की जीना चाहती है। क्योंकि बार बार इजाजत पिंजड़े में बंद पक्षी मांगते हैं, बार बार इजाजत जेल में बंद कैदी मांगते हैं, उन्हें इजाजत मिलती है। एक आजाद इंसान इजाजत की कोशिश नहीं करता, एक आजाद इंसान किसी की मदद नहीं लेते। तो पितृसत्तात्मक मानसिकता से घिरे मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी कि मदद ना करें, इजाजत ना दें, कैद ना करें, क्योंकि कैद में रहने वाले ही आपसे इजाजत मांगेंगे, कैद में रहने वाले आपसे मदद की गुहार करेंगे या करेंगी। जो आजाद हैं वो क्यों ये सब करेंगे? वो तो खुद करने की कोशिश करेंगे। एक बार गिरेंगे, दो बार गिरेंगे, फिर तो उठ के खड़े हो जाएंगे ना। तो उम्मीद है हम फिर से कहेंगे आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, आई प्रैक्टिस फेमिनिज्म, और लड़कियों को बचाएंगे नहीं, लड़कियों का जन्म होने देंगे, उन्हें एक नेचुरल इंसान की तरह ट्रीट करने देंगे, और तभी यह जो फीमेल फेटिसाइड है यह कम होगा, यह खत्म होगा धीरे धीरे। इसी के साथ this is Pallavi once again signing out from Tamanna Wani. See you again guys in some other video with some new topic. Till then, stay tuned. Thank you.